गुड मॉर्निंग दोस्त। तो आज के क्लास 10 का हम लोग बीटीसी बोलते हैं ना वो, हाँ, बी एस ई बी के चैप्टर 5 कौन आजीविका, अर्थव्यवस्था और आजीविका है ना। आजीविका का कल तक हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बताओ, बोलो कहाँ तक कल पढ़ा था। बताओ, उपनिवेशवाद तो आज का टॉपिक है, कल क्या पढ़ा था ये बताओ। हाँ, तो उपनिवेशवाद कल पढ़ा, औद्योगिकरण के कारण पढ़ा था ना। कौन कौन कारण था? जोर जोर से बोलो, तेज। पहला क्या था? आवश्यकता आविष्कार की जननी। नए मशीनों का आविष्कार। एक मशीन का आविष्कार बताओ। प्रिंटिंग प्रेस। जेम्स वाट का भाप इंजन, क्या वाष्प इंजन। स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग जेनी। कौन कौन आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन किया था बताओ। कब कब हुआ था, सन बताओ। तो किताब में देख देख के बार बताएगा तो फिर मतलब क्या कल बताए थे पूरा ना। वो देखिए बताओ लो। प्रिंटिंग प्रेस का है ना, उसको देखेगा तब ना, पढ़ेगा घर पे जाके तब ना। प्रिंटिंग प्रेस नहीं तो वाष्प इंजन का बताओ कौन किया। जेम्स वाट। कहाँ का निवासी था? और ये स्पिनिंग मूल कितने साल में किया था कि कौन सा ईस्वी में? 79। स्पिनिंग जेनी का जेम्स हार्ग्रीव था ना वो। ये कब किया था? कल से ये पूरा याद होना चाहिए ना। जब भी कोई पूछे तो तुरंत तुरंत याद होना चाहिए कि वास्तव में कब आविष्कार हुआ स्पिनिंग का, है स्पिनिंग जेनी का, म्यूल का। तो ये पूरा एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ये इसमें आविष्कार हुआ था, इसके अलावा भी आविष्कार हुआ था। टोटल 7 से 8 बताए थे, ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। पावर लूम, हाँ पावर लूम का। चलो ठीक है, तो इसमें बताओ इसका कारण में कौन कौन सा था। इतना नए नए मशीनों का आविष्कार में हो गया ये। सस्ते श्रम। चौथा था कोयला और लोहा। और क्या था? और एक था फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किसके बाद हुई थी ये बताओ। कब नहीं तो किसके बाद हुई थी? किसके बाद? ऐसा क्या कारण था कि फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई थी? फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत के कारण वहाँ पर ब्रिटेन में कोयला और लोहा ज्यादा होने के कारण
इसका उपयोग होने लगा और कई ब्रिटिश जो वहाँ पर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के यंत्र बना दिए। मेन इसका कारण था बाड़ाबंदी प्रथा। ठीक है, जब बाड़ाबंदी प्रथा में जमींदार जो थे, हाँ, तो छोटे छोटे जो जिसका जोत का आकार होता था जमीन का, तो उसको वो लोग एक साथ कलेक्टिव रूप में क्या किए, खरीद लिए, हाँ, और उस पर वो लोग खेती करने लगते। इसका जो मजदूर थे, ठीक, ये लोग खाली हो गए। अभी लोग खाली हो गए तो इनके लिए क्या चाहिए था, काम चाहिए था। अब पहले से नया नया मशीनों का आविष्कार हो चुका था। हाँ, तो मशीनों का जब आविष्कार हुआ तो ये आविष्कार के बाद में क्या किया, फैक्ट्री लगाने लगे धीरे धीरे। जब मजदूर यहाँ थे, ये सब आके इस फैक्ट्री में काम करने लगे। यानी तीनों का एक से क्या रिलेशन है, वाइस वर्सा है। ये बाड़ाबंदी प्रथा का बंद चालू होना, इसका पहले से आविष्कार होना, इसके कारण ये फैक्ट्री की शुरुआत होना, यानी तीनों एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक क्या है, उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद, जिसको कॉलोनिज्म भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग को देखना है, नहीं तो इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद क्या है तो पढ़ेंगे इसके बारे में, कि हम लोग का इससे रिलेटेड पढ़ना है। हमारा टॉपिक जो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग इंडिया के बारे में, कि इंडिया में अर्थव्यवस्था और आजीविका का क्या प्रभाव रहा जब ब्रिटेन में सारे चीजों का आविष्कार हो गया। कि इतना सारा जितना फैक्ट्री प्रणाली शुरू हो गया, फैक्ट्री प्रणाली शुरू होने के बाद में क्या हुआ, इनका जो माल का प्रोडक्शन था ज्यादा होने लगा, और ज्यादा होने के कारण क्या किया, उसका जो औपनिवेशिक साम्राज्य था, हाँ, तो उसके लिए अपने सामान को बेचने के लिए वो लोग जगह खोजने लगे, मनुष्य खोजने लगे, मानव को कहाँ पर हम बेच पाए, यानी मार्केट खोजने लगे। तो मार्केट खोजने के क्रम में क्या किए, पहले से तो जो औपनिवेशिक सम्राट था उसको ये लोग और मजबूत कर दिए। कहने का मतलब है कि पहले मान लीजिए कि वहां के जो लोकल पॉपुलेशन था, ग्रामीण जनता थी, जहां पर वो ये जाके साम्राज्य अपना स्थापित किए थे, इसको साम्राज्यवाद भी बोलते हैं। इनका जहां पर भी साम्राज्य था, जैसे ब्रिटिश इंडिया में आके काम किए अंग्रेज, तो इनका साम्राज्य था इंडिया में बहुत बड़ा लोकेशन पे, बड़ा एरिया में, बहुत लोगों का यहाँ पर आबादी होने के कारण क्या किया, यहाँ पर अपना सामान बेचने लगा। इसको बेचने के लिए जबरदस्ती भी करता था, है कि तुमको खरीदना होगा। कैसे खरीदना होगा, तो पहले तो सामान क्या करता था कि कम, जैसे तो कोई दाम है, एक तय दाम पर कर लेता था कि इतना में हम खरीदेंगे, मतलब 1,000 रुपये में हम 1,000 केजी कॉटन खरीदेंगे। ठीक, अब ये फार्मर जो है, किसान जो है, इतना तो उत्पादन कर लिए खेती में, इतना उत्पादन करने के बाद उसको क्या लगा, जब उत्पादन हो गया तो जब खरीदने का टाइम आता था तो ये मुकर जाते थे, जितने भी ब्रिटिश थे, हाँ, ये मुकर जाते थे। मुकरने का कारण क्या था इनका, ये साम्राज्यवादी सोच ही। इनका मेन मकसद क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से अर्निंग करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्टली साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। यानी कि जहां पर भी उपनिवेशवाद होगा, ठीक, जहां पे साम्राज्यवाद होगा, इसका कहने का मतलब कि वहां के लोकल जो पॉपुलेशन है, वहां के जो निजी क्या बोलते हैं उसको, सामान्य जनता है, ठीक, या वहां के कोई भी जनता, मान लीजिए किसी भी कंट्री में ये चल रहा है उपनिवेशवाद, तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी पॉपुलेशन उनकी अपनी मर्जी ना चल के क्या होगा, इधर ध्यान दो, जो उपनिवेशिक साम्राज्य है, ब्रिटिश केवल नहीं है, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे उपनिवेशिक साम्राज्य थे, तो उनके कहने का मतलब एक उपनिवेशवाद में क्या होता है कि वहां के लोकल पॉपुलेशन का जो भी होता है ना, किसी भी तरीके का अपना कंडीशन है काम करने का, किसी भी चीज का मानने का, उसके पास राइट नहीं रह जाता है, हाँ, तो उसको समाप्त कर दिया साम्राज्यवाद। इसी को साम्राज्यवाद बोलते हैं। वो जबरदस्ती आपसे काम करवाए, यानी आपसे इकोनॉमिक रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक, पॉलिटिकल के रूप में, यानी राजनीति में आपका हस्तक्षेप करेगा, ठीक, राजा महाराजा होंगे तो उनके कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप करेगा, आपका सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप करेगा। ये तो समझ में आता होगा तीन का। मेन मकसद आता है किसी भी देश में साम्राज्यवाद किसके लिए, इकोनॉमी के लिए है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, समझ लो ज्यादा से ज्यादा
पैसा अर्न करने के लिए कोई देश में जाके औपनिवेशिक साम्राज्य दूसरा देश बनाता है। तो ये तो हो गया। अब इसको अर्न करने के लिए क्या करता है, पॉलिटिकल पावर में हस्तक्षेप करेगा। जब पावर होगा इसके पास तभी तो नियम कानून बना पाएगा। तो राजा महाराजा जो भी थे इसके अकॉर्डिंग ही काम करने लगे। इन पर किसी भी तरीके का दबाव बनाना है या इनको राज से हड़प लेना है, किसी दूसरे राज से लड़वा के इनको कमजोर करना है, ये सारा पद्धति अपना के लोग क्या किए, पॉलिटिकल पावर गेन किए। जैसे इंडिया में देखोगे तो 1784 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन कर लिए इंडिया में। मतलब इनके बोलने के लिए कोई भी इंडिया में ऑब्जेक्शन किया बहुत कम ही लोग रह गए। जब कम लोग रह गए तो ये अपना इकोनॉमिक पावर जैसे भी चाहे सामान लाकर बेचना, जो मेन मकसद है इंडिया में आने का, पैसे का अर्निंग करना ज्यादा से ज्यादा, और उसकी किसी भी तरीके का उसको लेना देना नहीं कि आदमी यहाँ का किस कंडीशन में जी रहा है नहीं जी रहा है। तो उसके अलावा ये क्या किया, पॉलिटिकल पावर के थ्रू ये क्या किया, इकोनॉमिक पावर अपना इस्टेब्लिश किया, ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने लगे। अब इसी फायदा देखने के क्रम में आप हम लोग का सांस्कृतिक रूप से आपको कमजोर करेंगे। कैसे कमजोर करेंगे कि आपको बोलेंगे कि आप नीच है, आपको रहने सहने का आदत नहीं है, अच्छे से ढंग नहीं पता है, खाने पीने का तरीका नहीं पता है, आपको समाज से अपने समाज से दूर रखेंगे, सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि आपके माइंड में होता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब कोई दूसरा आके बोलेगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए खराब है, हमारे नजर में तुम्हारा खराब है, ये कोई सही ढंग का काम नहीं है कि आराम से कहीं बैठ गए और दो चार लोग बैठ के बात कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे हायरार्की होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक हम ऊपर में, तो तुमको मेरे से बात करना है तो मेरे सबऑर्डिनेट से बात करो, मेरे नीचे जो काम करने वाला है उससे तुम बात करो पहले, ठीक, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आना है। तो ये क्या किए, सांस्कृतिक रूप से तुमको कमजोर करेंगे। ये संस्कृति है कि तुम्हारा कल्चर जो अभी है कि आप पहले जाके राजा महाराजा से डायरेक्ट आदमी बात कर लेता था, अपना घर जैसा माहौल है किसी भी तरीका से। ये लोग क्या किए, और राजा महाराजा इनके साथ रहते थे, ये बोले कि भाई इतना इजी भी मत हो जाओ, ठीक, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। तो ये पहले क्या किए, जो भी मतलब उपनिवेशिकवाद वाला साम्राज्य था वो इनको दूर रखने लगा। जहां बैठेगा उसको नीचे बैठाएगा, कहेगा भाई तुम नीचे रहो, मेरे से तुम नीचे डाउन है, क्योंकि उनको जीत लिए हैं, तुम मेरे से ज्यादा ऊपर नहीं है तो नीचे ही तुमको सोचना है। तो ये सांस्कृतिक रूप से क्या करेगा, कपड़ा आपका तुम्हारा खान पान है इसमें चेंजिंग लाएगा, रहन सहन में चेंजिंग लाएगा। पहले धोती कपड़ा पहनोगे तो कहेगा कितना गंदा काम कर रहा है, धोती पहन रहा है। मतलब तुम्हारे ज्योग्राफी के लिए या तुम्हारे समाज के लिए जो बहुत अच्छा था उसको तुमको हीन भावना से देखने लगेगा। जिसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी भी देखेंगे हम लोग, तो जो हरियाणा में राज में चाहे राजस्थान में बालिका हत्या होता था ना, बाल विवाह, ये सारे इन्हीं का देन है इनडायरेक्टली। तो तुमको बोलेंगे कि मान लीजिए कहां से आएगा, पॉलिटिकल पावर के थ्रू इकोनॉमिक पावर ला रहे हैं। तो पॉलिटिकली कमजोर करने के लिए क्या होता था, पहले राजा महाराजा जो थे लड़कियों के शादी राजा महाराजा घर करते थे। तो इनको दबाएंगे कि भाई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारा साम्राज्य बिखरेगा। तो इसको देख देख के लोग सीखने लगे, ठीक है। ऐसा ही मुगल किए थे, वो भी एक तरह का औपनिवेशिक साम्राज्य था कि आपका नियम कानून उतना नहीं चलने देंगे, थोड़ा सा मिला जुला के चलते थे। लेकिन ये लोग जब भी आए इंडिया में, खासकर ब्रिटिशर्स, तो ये सारे जो मुद्दे हैं इनको अपने अंडर ले लिए। कहने का मतलब है कि औपनिवेशिक साम्राज्य या उपनिवेशवाद जिसको बोलेंगे, जहां पर वहां का लोकल आदमी जो है, जनसंख्या, उसके पास सोचने समझने के लिए, अपने लिए करने के लिए कुछ ऐसा काम नहीं होगा जो इसके नजर में अच्छा हो, ठीक ना। ये तुमको हमेशा तोड़ते रहेंगे मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकली, फिजिकली, जैसे भी हो सकता है तुमको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इन सब सारी चीजों पर वो अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थव्यवस्था और आजीविका में उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें समझना है कि जो कभी साम्राज्य होगा वो किस तरह से तुम्हारे अर्थव्यवस्था और आजीविका में हस्तक्षेप करेगा। मान लीजिए इंडियन है, फैक्ट्री प्रणाली अपनाएंगे, जैसे वहां पर फैक्ट्री आया था, ब्रिटेन में पड़े थे, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो इंडिया में बेचने लगे सामान को। तब यहाँ का जो भी लोग होंगे अच्छे वाले, जिनके पास पैसा होगा, तो क्या करेंगे, फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तो फैक्ट्री स्थापित करेंगे तो दूसरा मुद्दा इनका क्या होगा, नहीं इनका होगा, देखो एक हो गया ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश हो गए, एक हो गया इंडियन, इंडियन बोल लो, भारतीय बोल लो, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये यहाँ पर फैक्ट्री मालिक है,
और यहाँ भी फैक्ट्री मालिक है, एक इंडियन फैक्ट्री मालिक है किसी का, एक ब्रिटिश है, तो दोनों में अब क्या कहाँ से टकराव होगा? इकोनॉमी का होगा ना, इकोनॉमी का टकराव होगा कि कौन ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करता है। तो इंडियन का मकसद क्या होगा? जो हमारा कम से कम भले फायदा हो, हमारे देश के लोगों का ज्यादा फायदा हो। अब ब्रिटिशर्स के क्या होगा? हमको हमारा ज्यादा फायदा हो, इंडियन को हो या ना हो। तो दोनों में कहां पर टकराव आएगा? टकराव आएगा कि यहाँ पर जो भी सामान जैसे बेचते हैं, सामान जो बिक्री होगा तो पब्लिक के बीच में जाएगा। अब पब्लिक जिसको सस्ता मिलेगा जो चीज वही परचेज करेगा, यानी जानता सस्ता चीज को खोजेगा। जब जानता सस्ता चीज को खोजेगा तो इसको इस बात से कितना दिन तक फर्क पड़ेगा कि हमारा सामान कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है। और स्टार्टिंग में तो कुछ दिन पर क्या करेंगे? इंडियन के फैक्ट्री से खरीदेगा, कुछ दिन, साल भर, 2 साल। इतना भी इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति इंडियन के मजबूत नहीं था कि वो देशभक्ति की भावना से लगातार उनके सामान को परचेज करते रहे ये इंडियन फैक्ट्री मालिकों से। ठीक, तो इस कारण से जो भी फैक्ट्री बना था, स्टार्टिंग मान लो 44 को था, 39 को था, शुरू 30 से 39 हुआ, 39 से 144 तक बढ़ के गया टोटल। ये टोटल बढ़ा है कितने साल में? लगभग 100 साल में। फिर भी इसको बोला जाता है कि अच्छा प्रोग्रेस था इंडियन फैक्ट्री के मामले में। ठीक है, इतिहासकार का ऐसा मानना है कि भाई हमारा फैक्ट्री में अच्छा हुआ है। लेकिन अगर 100 साल में देखिए, अगर 150 भी हुआ है तो एक साल में लगभग 1.5 से 2 तुम्हारा क्या भैया फैक्ट्री स्थापित हुआ। तो ये फैक्ट्री और ब्रिटिश फैक्ट्री जहां पर सैकड़ों में है, हजारों में है, तो इसे कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना सामान क्या करेंगे? जितना भी होगा, कितना भी सस्ता कर लें तो इनसे महंगा ही होगा। जब इनसे ब्रिटिशर से महंगा होगा, ब्रिटिशर से महंगा होगा तो यहाँ की जनता क्या करेगी? सस्ता सामान खरीदेगी। तो ब्रिटिश का जैसे ही सामान खरीदते जाएगा सामान जनता, तो इनका क्या दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं। जहां पर मेंटली उपनिवेशवाद के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आजीविका पर मेन असर पड़ रहा है आम जनता का। लेकिन ये छोटे टाइम के लिए ये था कि अच्छा था इंडियन फैक्ट्री मालिक से खरीदे। लेकिन ये क्या किया ब्रिटिशर्स वाला, जो इंडिया में सामान आता था आयात शुल्क, इसको शून्य कर दिए। तो इसका जो सामान होता था ये और सस्ता हो गया। जब और सस्ता हो गया तो इंडियन का जो भी प्रोडक्ट था ये और महंगा हो गया। जैसे ही और महंगा हो गया तो इंडियन फैक्ट्री मालिक का नुकसान होना चालू, तो ये उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे घराने थे या कौन कौन से ऐसे मतलब लोग थे जो इनको कम करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि इंडियन लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें अगर बात करें, इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आया ना? हाँ चाहे ना बोलो। अगर देखते हैं कि कितना आदमी यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, या क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, औद्योगिक घराने, पूंजीपति जो थे, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में कौन थे सबसे बड़ा पूंजीपति? टाटा ग्रुप में बिरला ब्रदर्स, और बताओ और जमशेदजी टाटा ही थे। बजाज हो गए, ये जितने भी ग्रुप थे ये अपना क्या कर रहे थे? फैक्ट्री स्थापित करने का कोशिश कर रहे थे, इंडियंस को फायदा पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। आज भी देखेंगे तो जितनी भी कंपनियां हैं इनके थ्रू कहीं ना कहीं अभी भी देशभक्ति की भावना होती है। इसीलिए टाटा ग्रुप आज के डेट में भी इतना भी कोई बोले ये 2 व्हीलर गाड़ी नहीं बनाते हैं। इसमें जान माल का जो सेफ्टी होता है इसमें कम होता है। बाइक में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है ट्रैफिक में चाहे एक्सीडेंट में, सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन से ही होता है। आज भी टाटा ग्रुप जो भी है बाइक नहीं निकालता है। इसीलिए सस्ता से सस्ता कौन सा लाया था? नैनो, 1 लाख रुपए में गाड़ी
आया था ना। तो ये लोग थे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कंपनी स्थापित कर रहे थे इंडिया में, और इसके थ्रू अर्थव्यवस्था लोगों का आजीविका बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो।